अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हम दोस्त एक साथ हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना उन बंदों के लिए जो नए बंदे इंडस्ट्री में आते हैं उनको हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और हमारे लिए भी सीखने का एक सबब है कि हम खुद ही उस चीज़ों से सीख रहे होते हैं जब हम किसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया था हमने वीडियो नहीं बनाती, कुछ वजूहात थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना, काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि हम वीडियो बनाएं, तो हमारे पास जिस तरह सीनियर बंदे हैं तो सोचा कि हम मिलके एक वीडियो बनाते हैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, और हम डिस्कशन करेंगे। तो जो चीज़ें सामने आएंगी आपके सामने हम पेश करेंगे। मेरे साथ हैं मोहसन रजा भाई, असदुल्ला भाई और असगर भाई। तो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करा दें अपना भाई। मेरा नाम असगर अली है और मैं इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद रज़ा और आज हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स पे, उनकी कैलिब्रेशंस पे और उनके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिप्लेसमेंट, एरर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आज हम वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आज इंशाअल्लाह जो होगी बात वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंटेशन पे होगी। अच्छा असद भाई, पहले तो हम जो नए लड़के आते हैं इंडस्ट्री में तो उनको काफ़ी मसले आते हैं कि वो कहते हैं कि हम हार्ड कम्युनिकेटर कैसे यूज़ करें, या कौन सा जो प्रोसेस कैलिब्रेटर हैं वो कैसे यूज़ करें, मिलियन सोर्स हैं तो वो कैसे यूज़ करें। तो नए बंदे के लिए चीज़ें ये बहुत मुश्किल होती हैं यूज़ करना, क्योंकि पुराने बंदे तो वो चीज़ें यूज़ करते हैं और नए बंदे फिर मुख्तलिफ मॉडल्स आते हैं तो मुश्किलात आती हैं जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर उनको बताने वाला उस्ताद अच्छा है तो फिर तो उनके लिए आसानी होती है। अगर उस्ताद ना बताए या जिसके साथ वो कुलीग साथ काम कर रहा है वो ना बताए तो फिर वो आगे चल के बहुत टाइम के बाद वो चीज़ें सीखते हैं। तो आप क्या बताएंगे असगर भाई? आज जैसे मैंने देखा कि आप हार्ड कम्युनिकेटर भी यूज़ कर रहे थे और भी इंस्ट्रूमेंट थे जो मास्टर इक्विपमेंट जिस तरह कैलिब्रेशन के लिए, तो आप बताएं थोड़ा कि हार्ड कम्युनिकेटर और उसमें कोई फ़र्क है या किस तरह, या हम क्या चीज़ थोड़ा बता दें इसके बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में मैं बताता चलूँ कि जो न्यू लर्नर होते हैं ना, जैसे ही न्यू कमर होते हैं या पहले तो अप्रेंटिसशिप करने आते हैं, उसी दौरान उनको ये चीज़ तमाम चीज़ों से फेमिलियर करवाया जाता है। ठीक है, बारी बारी चीज़ें उनकी बताई जाती हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वहीं से डिपार्टमेंटल की सिलेक्शन होती है। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे आपके कैलिब्रेटर हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के कैलिब्रेटर आते हैं। फिर प्रोसेस से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो उनको दिखाई जाती है, उनसे फेमिलियर करवाया जाता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। ठीक है, पढ़ते रहना है, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ती जाएगी आपने उसको लर्न करते रहना है। दूसरी बात ये है कि दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मतलब ये कि नई चीज़ आती है, ठीक है, उसकी अक्सर मतलब ये कि आप लोग यूट्यूब से मदद ले सकते हैं, इसके अलावा आप लोग गूगल से मदद ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो ख़ास चीज़ें हैं वो ये कि कंटिन्यू लर्निंग आपने करनी है इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से। अब मैं आपको अगर मल्टीमीटर के बारे में बता दूं तो मल्टीमीटर के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। इसके अंदर आपके मिली एम्पियर मेजरमेंट का ऑप्शन होता है, वोल्टेज मेजरमेंट का ऑप्शन होता है, इसके अलावा रेजिस्टेंस मेजरमेंट का ऑप्शन होता है, कैपेसिटर, डायोड, इनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी किसी चीज़ की आप देख सकते हैं। तो मल्टीमीटर के इस तरह के फंक्शंस होते हैं, वो आपने उसको वो करना है। अच्छा, इसके अंदर आपने कंटिन्यू उसको यूज़ करना है, प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से आप इसको लर्न कर पाएंगे। और आज मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता दूं कि जो हमारे कम्युनिकेटर्स होते हैं, जैसे हार्ट जिनको कहा जाता है, मुख्तलिफ ट्रांसमीटर्स के ऊपर वो लगते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये कौन सा हार्ट किस ट्रांसमीटर के लिए कंपेटेबल है। वो आपको मतलब ये कि तजर्बे से आएगा, अपने सीनियर से आप पूछेंगे या आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हार्ट इस ट्रांसमीटर पे इस्तेमाल होगा। हार्ट लगाने का तरीका बहुत आसान है, सीधा आप ये कि हार्ट उठाना है, उसको आपने उसके ऊपर दो पिन होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर आपने कनेक्ट करना है लीड को। इसके बाद आपने ट्रांसमीटर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे आपने डायरेक्ट कनेक्ट करना है। जैसे ही आप लगा देंगे इसके बाद आप ऑनलाइन उसकी चेक करेंगे, ऑनलाइन में जाके उसको जब प्रेस करेंगे बटन को तो वो ऑनलाइन
सिलेक्शन आ जाएगी उसकी। इसके साथ वो सारी उसके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको रीड कर जाएगा। जब रीड करेगा तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, अब हमें इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है। ये जो मल्टीमीटर आपने बताया, मल्टीमीटर में अक्सर जो है ना वो जैसे हम सीरीज में लगा के मल्टीमीटर को वोल्टेज चेक करते हैं तो उसका फ्यूज जो है वो बर्न हो जाता है। तो जब हम मल्टीमीटर से मिलियम्स चेक करते हैं तो मिलियम्स हमारे पास नहीं आते, तो हमारा जो कंफ्यूजन होती है कि शायद ट्रांसमीटर मिलियम्स नहीं दे रहा, हालांकि वो फ्यूज उसका जो है वो बर्न हो चुका होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि मल्टीमीटर का फ्यूज जो है वो सही है या नहीं। तो असद भाई, और सबसे ज़्यादा हमारे पास मल्टीमीटर के अंदर जो केसेस आती हैं, अगर आप उसके जंक्शन का आप देखेंगे तो मिली एम्प्स के लिए, वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव के जंक्शन होंगे। आपने क्या करना है, अगर आपने मिली एम्प सोर्स करना है तो आपने उसके अंदर पढ़ना है कि कौन सी पॉजिटिव या नेगेटिव तार मुझे लगानी है, जिसकी सिलेक्शन आपकी सही करनी है कि मिली एम्प्स आएंगे। तो हम अक्सर गलतियां लोगों से ये होती हैं कि मिली एम्प्स के ऊपर तार लगने पर वो वोल्टेज चेक करते हैं तो इसकी वजह से फ्यूज बंद हो जाता है, या फिर वोल्टेज के ऊपर रखकर वो मिली एम्प्स देख रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं कि आपका जो फ्यूज है वो बर्न हो जाता है इसके अंदर। तो इस चीज़ का ज़रा एहतियात करना है आपने। या अक्सर जो है वो क्या करते हैं कि जिस तरह वोल्टेज चेक करने ग्राउंड के साथ तो मिलियंस पे रख के करते हैं, इससे ट्रांसमीटर को भी नुकसान हो सकता है। ट्रांसमीटर के अंदर जो सर्किट होता है वो भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यू ग्राउंड के साथ हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पावर प्लांट पे अक्सर आपने देखा होगा कि जो आजकल पाकिस्तान में या इंडिया में जिस तरह कोल फायर पावर प्लांट है, तो मौसम भाई आप बताएंगे उस पर उनकी जो कैलिब्रेशन है, वेट की कैलिब्रेशन या उसका शुरू में प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा बता दें। अच्छा, ये होता ऐसे है कि इसके मैं ना मिसाल देता हूँ कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो कोई चीज़ भी होती है तो उसका वेट होना ज़रूरी होता है। उससे शॉप वाले को ये पता चलता है कि मैंने ये चीज़ कितने में ली है, कितने में मैंने देनी है, मुझे कितनी अर्निंग होनी है। ठीक है, तो ये वेट कंट्रोलर्स अगर देखा जाए तो उसकी यही होती है इधर अहमियत कि मालिक, मतलब आप पहले हमें बता रहे हैं कि जो कोल आ रहा है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसकी वेटिंग की बात कर रहे हैं अब। हाँ जी बिल्कुल। अब अगर कोई ऑनर है, अगर वो इस चीज़ को जज नहीं करता कि मेरा कितना यूज़ हुआ है और उसके अगेंस्ट मेरी कितनी जनरेशन हुई है और मेरे कितने यूनिट बने हैं और मैंने कितनी सेल करनी है, इस चीज से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहले शुरुआत में इंस्ट्रूमेंट हाँ जी, और इसमें की बात करें क्योंकि नए बंदों को नहीं पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम वेट कंट्रोलर जो इस्तेमाल करते हैं उसको मेजरमेंट के लिए, उसके बाद जो इसमें ऑटोमेशन इस्तेमाल होती है वो होते हैं जी लोड सेल्स, और फिर एक आरपीएम सेंसर होता है। ये पूरा एक लूप बनता है कि हमारा आरपीएम प्लस वेट आके उसके बाद हमारी एक टोटलाइजिंग हो रही होती है। जो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है वो होते हैं हमारे लोड सेल। लोड सेल का एक ख़ास सिग्नल होता है, ठीक है, कि उसने हमारे कितने वेट के ऊपर कितनी इनपुट कितनी आउटपुट होगी उसकी, और ये हमारी कैपेसिटी के लिहाज से होते हैं। अब अगर बात करें अभी रिसेंटली जो मैंने वर्किंग की है वो हमारे पास 500 kg का एक होगा सेंसर। इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हमने 2 सेल यूज़ करने हैं या एक, या फिर हमने 4 यूज़ करने हैं। कभी भी 3 जो है ना हमने वो इस्तेमाल नहीं करने, और ये या 2 या 4 यूज़ होंगे। और उसके बाद इसकी ख़ास कैलकुलेशन होती है कि जिसके ऊपर हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं उस बेड की लेंथ, उसका मोटाई और वो आपस में कितने डिस्टेंस के ऊपर है, लोड सेल के आपस में कितना है फासला। फिर ये सारी चीज़ें जब हम इसका एक कैलकुलेशन करते हैं तो वो एक हमें ख़ास आउटपुट देता है अपने वेट के हिसाब से। अच्छा, फिर क्या होता है जी कि ये हमारा जब हम इसके ऊपर वेट डालते हैं तो वो हमें वेट के अगेंस्ट एक फ़्लो हमें शो कर रहा होता है, जो कि हमारी टोटलाइजिंग होती है कि हमारा पर मिनट में पर सेकंड में इतना वेट जा रहा है, फिर उसकी वो टोटलाइजिंग होती है शिफ्ट वाइज या फिर वो वीकली या पर डे के हिसाब से वो कि कितना कोल गया है
कितनी बर्निंग हुई है, हमें कितनी जनरेशन हुई है। तो ये एक स्पेसिफिक जो होता है ये वेट करना लाजमी होता है, ताकि उससे हम एक एग्जैक्टली जो है उसकी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन वो कोल वेट भी जो कैलकुलेशन है हमारे वहाँ से वो कैलिब्रेशन भी कर रहा होता है, उसकी जीरो भी कैलिब्रेशन होती है और इस पे कैलिब्रेशन होती है। और कन्वेयर बेल्ट जो है उसके ऊपर जो कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन लगी होती है वो भी बता दें। जी, उसके ऊपर जो है हमारे पास कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अगर सेफ्टीज़ होती हैं, हर कहीं वो 2 से 3 होती हैं सेफ्टीज़, जो कि रोप स्विच होते हैं जिसे हम अपना कोई उसे एमरजेंसी स्टोर भी कहते हैं। कुछ डेविएशन होती है स्विचेस के, हमारी बेल्ट जो है उसकी अलाइनमेंट तो नहीं हो गई आउट, कहीं सवियर स्विचेस भी होते हैं, कहीं स्लिपिंग भी होते हैं कि हमारी बेल्ट स्लिप हो रही है या नहीं, ये उसकी सेफ्टीज़ होती हैं। और अगर आप कहीं भी जाते हैं तो ये 2 से 3 सेफ्टीज़ होती हैं। कहीं इसके टेम्परेचर्स भी होते हैं, वो बेल्ट के नीचे जो है ना टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं और एक वो ख़ास किस्म की ना वायर होती है। जब उस एरिया में हीट होती है या कोई बर्निंग के चांसेस होते हैं तो वो एक हमारे पास होटर या एक जो है ना अलार्म जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये इसकी हो गई सेफ्टीज़ हो गई। अगर हम वेट कंट्रोलर की कैलिब्रेशन पे आते हैं तो वो कोई भी कंपनी का हो, कैलिब्रेशन का जो होता है मेथड वो हर कहीं सेम ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 होती है, उसके बाद उसकी स्पैन होती है। ठीक है, 0 का मतलब ये है कि हमने खाली बेल्ट पे उसको चेक करना है, उसका वेट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से 3 बार जो है 0 करते हैं, उसका एरर जो कि एक जो है स्पेसिफिक होता है 0.005, इसके दरमियान अगर हमारे एरर आता है तो समझो कि वो ठीक है। फिर जब हम उसकी स्पैन पे आते हैं तो एक स्पेसिफिक हम वेट उसके ऊपर रखते हैं, जो कि हमारी इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं कैलिब्रेशन मेथड। एक होता है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक। ठीक है, जो हम कर रहे होते हैं वो होती है डायनामिक। स्टैटिक में होता है कि हम बेल्ट को स्टॉप करते हैं, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो वेट होता है जो कि कैलकुलेटेड वेट होता है वो हम रख देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है जी कि डायनामिक में हम वेट को रोटेट कर रहे होते हैं और उसका स्पेसिफिक वेट हमारे कंट्रोलर के अंदर वो फीड होता है। ठीक है, और हम पर मिनट के हिसाब से कि अगर ये रिसेंटली जो मैंने वर्किंग की है उसका डाटा ये है कि 60 kg पर मीटर, कि 1 मीटर में 60 kg का वेट आना चाहिए। ठीक है, और फिर ये इसकी पूरी जो कन्वेयर्स होती है, कन्वेयर की लेंथ कि वो एक पूरा साइकिल कितने मिनट में उसका हो रहा है कंप्लीट, उसका एक तो ना रेट फ्लो चेक करने के लिए एक वो फार्मूला होता है, वेट ज़रब उसके आरपीएम, और एक वो जो है ना फैक्टर देते हैं कंपनीज के, वो फैक्टर निकलता है कि हमारे वेट सेंसर्स का आपस में इतना फासला है और एक सेंसर टू दूसरे सेंसर में कितने रूलर्स हैं। ठीक है, इनका फासला, इनका वो एक हर कंपनी उसका वो फैक्टर देती है, वेट, आरपीएम और वो जो फैक्टर, अगर वो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक ख़ास रेट फ्लो निकलता है। उससे हम अपना जज कर लेते हैं कि हमारा वो रेट फ्लो आ रहा है या नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है जी 160 सेकंड का हमारे पास होता है टाइम, वो उसमें उस एरर को खुद जो है वो कैलकुलेट करता है। फिर हम उस एरर को एडजस्ट करते हैं, जो है प्लस माइनस 0.5 के अंदर अगर आता है तो समझो हमारी कैलिब्रेशन ठीक है। ये तमाम बेहतरीन असगर भाई, कितना बेहतरीन उन्होंने बताया। कैलिब्रेशन वो लोग जो कोल पावर प्लांट पे काम कर रहे थे उनको ये कैलकुलेशन बहुत ही काम आएगी जो मोहसन भाई ने बताई है। तो अच्छा, जैसे नॉर्मल चीज़ें हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिस तरह प्रेशर स्विचेस की हम कैलिब्रेशन करते हैं तो अक्सर लो के प्रेशर स्विच जो है वो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन रखे जाते हैं, हाई के कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज रखे जाते हैं। और जो लो की कैलिब्रेशन होती है तो वो फॉलिंग पे होती है, जो सेट पॉइंट आता है हमारा उस सेट पॉइंट से हम अबव जाते हैं, ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जांपल के 10 psi सेट पॉइंट है प्रेशर स्विच के लो की, फिर हम क्या करते हैं 10 से हाई जाते हैं, उसके बाद जब हम फॉलिंग में आते हैं तो 10 पे कॉन्टैक्ट चेंज होने चाहिए। उसी तरह हाई का प्रेशर का स्विच होता है तो वो उसका सेट पॉइंट एग्जैक्ट होता है, जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे 15 psi सेट पॉइंट है तो फिर हम
राइजिंग पे ही 15 पे जाके कांटेक्ट नॉर्मली कांटेक्ट ओपन होने चाहिए, क्योंकि कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज होते हैं तो वो ओपन होने चाहिए। तो बाकी आप इंडस्ट्री में बताएं कि क्या चीज़, कुछ किसी दोस्त को कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ कि जैसे नए बंदों को शेयरिंग के लिए आसान हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से, जिस तरह पोजिशनर की कैलिब्रेशन करते हैं आप, सीमेंस के बारे में उसकी कैलिब्रेशन का थोड़ा बता दें, या कोई और। पोजिशनर, सबसे पहले तो पोजिशनर का आप काम समझें कि पोजिशनर क्या काम कर रहा है, ठीक है, न्यू लर्नर्स के लिए, कि पोजिशनर जो है वो बेसिकली हमारी कमांड के ऊपर, ठीक है, जो हमारी कमांड कंट्रोलर से आ रही होती है, उस कमांड के ऊपर आपके कंट्रोल वेल्व की पोजीशनिंग कर रही होती है कि उस वक्त उसने कितने % ओपन होना है या क्लोज होना है। वो जो कमांड जो कंट्रोलर से आती है, सबसे पहले वो कौन बताता है, वो उसको कोई ना कोई पोजीशनर ट्रांसमीटर बताता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कोई टैंक का लेवल है वो कम हो गया है या बढ़ गया है, तो अब वो कंट्रोल वेल्व को बताना है कि भाई आपने क्लोज होना है, ठीक है। तो ये कौन बताता है, कंट्रोलर बताता है। सबसे पहले ट्रांसमीटर ने कंट्रोलर को बताया कि भाई मेरी पोजीशन 100 है, 0 है, लो है या हाई हो गई है, तो वो क्या करता है, आपका कंट्रोलर आपकी पोजीशनर को बताता है कि आपने भी क्लोज होना है, तो वो क्या करता है, अपनी न्यूमेटिक एयर के जरिए उस वेल्व को क्लोज कर देता है। तो हम बात करेंगे सिमंस पोजिशनर की। सिमंस पोजिशनर के अंदर सबसे पहले आप उसके PS2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट हमारे पास जितने भी नए पावर प्लांट्स जो लग रहे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है, और ABB है, जैसे आपकी पिछली वीडियो भी है उसके ऊपर। तो सिमंस के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप कैलिब्रेशन के लिए जाते हैं, तो कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी मैनुअल कैलिब्रेशन करनी है या आपने उसकी ऑटो कैलिब्रेशन करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके अंदर 3 बटन मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं मोड, एक हमारा प्लस और एक हमारा माइनस, ठीक है। जब आप पोजीशनिंग के लिए गए हैं, जब आप कैलिब्रेशन के लिए गए हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्या कहते हैं, प्रेस करेंगे मोड बटन को। मोड बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने 5 मोड्स बताएंगे। 5 मोड हैं। अगर आपने ऑटो कैलिब्रेशन के अंदर जाना है या आपने उसकी मैनुअल कैलिब्रेशन करनी है, तो उस मोड के जरिए, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि आपने मोड को प्रेस करने के बाद आपने उसकी 4th पोजीशन पे जाना है, जिसके अंदर आपको YEP शायद लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। उसके अंदर ये है कि जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, उसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद क्या होगा, वो आपकी ऑटो कैलिब्रेशन के ऊपर आपका पोजिशनर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी मैनुअल कैलिब्रेशन करनी है, मैनुअल कैलिब्रेशन के अंदर आपने 5th पोजीशन पर जाना है। उसके अंदर वो आपसे पूछेगा Y1 वैल्यू और Y2 वैल्यू। Y1 वैल्यू उसकी वो पूछ रहा होगा आपसे, आपने इसको 0 क्या रखना है, ठीक है। जैसे ही आप उसकी 0 के लिए आप उसको फिर प्रेस करेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपने मतलब इसको 0 किस पे बताना है आपने। तो हमने उसी प्लस और माइनस के जरिए उसकी पोजीशनिंग करनी है कि आपने एयर टू ओपन या एयर टू क्लोज रखना है। ये भी इसी कंडीशन के अंदर आएगा कि अगर आपने इसकी 0 100 के ऊपर रख दी तो एयर टू क्लोज हो जाएगा, और अगर आपने उसकी 100 जो है वो 0 पे 0 जो है वो 0 पे रख दी तो वो आपका एयर टू ओपन होगा। तो आपने Y1 के अंदर उसकी पोजीशनिंग कर दी, आपने उसको बता दिया कि भाई आपका 0 है पॉजिटिव नेगेटिव के जरिए। उसके बाद आपने उसको दोबारा आपसे वो Y2 की वैल्यू पूछेगा कि भाई आपने इसकी 100% कितनी रखनी है, ठीक है। तो आपने सेकंड वैल्यू उसको बतानी है। सेकंड वैल्यू के अंदर आपने उसको दोबारा प्लस माइनस के जरिए आपने उसकी पोजीशन कर दी, उसको 100% उसका बता दिया, ठीक है। जैसे ही उसके बाद आप मोड को दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपका वो कैलिब्रेशन, मैनुअल कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैनुअल कैलिब्रेशन के अंदर वो अपना 0 से 100% रीड करके उसको अपना 0 से 25% और 50 उस तरीके से पिछले 100% करेगा। तो ये था सिमंस पोजिशनर का बेसिकली कैलिब्रेशन मेथड। अच्छा, ये अक्सर कंट्रोल वाल पे हंटिंग की बात करते हैं कि हंटिंग क्यों होती है कंट्रोल वाल पे। ये बड़ा अहम सवाल है और अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि हंटिंग के सबब क्या होते हैं। तो सारे दोस्त आपस में एक एक चीज़ शेयर करते हैं। जैसे नॉर्मली हम सबसे पहले अगर हंटिंग हो रही होती है तो हंटिंग में सबसे पहले हम रेगुलेटर में एयर जो है वो चेक करते हैं कि एयर जो है सही है। अगर एयर पूरी है उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, स्टेप लेते हैं कि पोजिशनर पे जाके उसकी चेक करते हैं कि उसकी रिले ठीक है। उसके बाद डायाफ्राम की लीकेज चेक करते हैं, पोजिशनर का लिंकेज चेक करते हैं, लूजनेस टाइटनेस सारी वो चीज़ें चेक करते हैं हम कि वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये थोड़े से
होते हैं हंटिंग के, जो मैंने आपको 4 तकरीबन चीज़ें बताई। जी। बाकी अगर किसी और को कोई चीज़ आती हो तो वो शेयर कर सकता है कि हंटिंग के ये, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में। इसमें हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो तो वेरिएट नहीं हो रहा। अगर हमारे मीडियम पेयर्स जो है वो 4 से 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, या वो एकदम से वेरिएट हो रहे हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है इसमें। बाकी जो है वो भी आपने डिस्कस किए हैं, वो ठीक है। इसके अलावा ये सिग्नल को भी हम देखते हैं कि हमारे जो है सिग्नल वेरिएशन तो नहीं हो रही। बिल्कुल यही बात है। इसके अलावा प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन आती है ना, इससे भी हमारा जो वेल्व है वो हंटिंग कर रहा होता है। ठीक है, इसमें पोजिशनर के अंदर एक और चीज़ आती है फीडबैक लिंक। ठीक है, वो जिसके साथ कनेक्ट होती है उसके अंदर अगर प्ले आ जाए या कोई इसके अंदर कोई गड़ा बन जाए तो वो भी हंटिंग का बायस बनता है। तो ये चंद मतलब चीज़ें हैं जो हंटिंग की वजह बनती हैं। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखने की है कि आपने जैसे बताया कि उसमें एक तो एयर सोर्स सप्लाई है, और इसमें एक रेगुलेटर की भी एक पॉइंट आता है। रेगुलेटर भी कई दफ़ा अगर उसका फिल्टर चोक हो तो वो सप्लाई की जो एक वेल्व की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, तो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है रेगुलेटर में, तो वो मेंटेन नहीं कर पाता। एक रीज़न ये भी होता है। बाकी जो डायफ्राम की बात है, डायफ्राम भी होता है, और साथ में वेल्व के अपने लिप रिंग भी होते हैं एक्चुएटर साइड। जो लिप रिंग्स होते हैं अगर वहाँ भी अगर एयर वहाँ से भी लीकेज हो रही है तो आपका वेल्व कंटिन्यू फिर हंटिंग पे रहेगा, और क्योंकि वो प्रेशर एक साइड टाइम पे मेंटेन होगा, फिर दोबारा वो रिलीज़ हो जाएगा, तो वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा उस सेट पॉइंट को। और बाकी वेल्व की जो अब प्रोसेस रिलेटेड है, प्रोसेस में अगर वेरिएशन होती है तो हम उसको इस तरह चेक करते हैं कि हम सिस्टम को पहले ऑटो पे अगर होता है तो उसे मैनुअल मोड पे ले लेते हैं। कंट्रोल साइड से डीसी से हम बताए थे इसे आप मैनुअल पे ले लें। उसके बाद हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये अब भी हंटिंग है कि नहीं, क्योंकि अब प्रोसेस जो प्रेशर ट्रांसमीटर है या फ्लो ट्रांसमीटर है उस सिस्टम में वो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो गया उस सिस्टम से लिंक से। अब फिर कंट्रोलर ने उसको एक मखसूस मिलियम्पेयर पे रोका हुआ है। अब हमने वेरीफाई करना है कि अब ये हंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हंटिंग कर रहा है तो इसका जो मेन प्रॉब्लम यही होगी कि फिर ये पोजिशन के अंदर ही ये सारी जो चीज़ें आपने बताई हैं, लिंक के अंदर कोई एक जगह मूव हो के ऑटोमेटिकली उसमें एक वियर और टीयर की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो गैप बन जाता है। वो गैप को ख़त्म करने के लिए उसके लिंक में अंदर एक बैकलैशिंग के लिए एक स्प्रिंग भी दिया होता है, एक टेंशन दी होती है, वो भी होता है। अगर वो भी कहीं टूट जाए, खराब हो जाए, तब भी ये लिंक उसकी वजह से भी हंटिंग होती है। इसके अलावा अगर हमारा जो वेल्व है, वेल्व बॉडी जो होती है उसकी जो सीट है उसके अंदर अगर फिटिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस क्लोज ओपन होने की वजह से, और सिस्टम के अंदर भी हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म की प्रोसेस होते हैं, किसी के अंदर वाटर है, किसी के अंदर स्टीम है, किसी के अंदर कोई ऑयल है या किसी के अंदर कोई केमिकल है, उसकी वजह से भी हमारे डिफरेंट वेल्व की जो बॉडी है उनके अंदर फिटिंग हो जाती है। तो जब फिटिंग हो जाती है तो उसके अंदर से सिस्टम के अंदर से प्रोसेस लीक होना शुरू हो जाता है। जब सिस्टम लीक होना शुरू होता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी वजह से भी उसके अंदर फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका सीट वेल्व को होल्ड नहीं कर पा रहा होता, और उसकी वजह से आपका वेल्व जो है वो भी हंटिंग करना शुरू होता है। तो एक ये रीज़न भी इसके अंदर हो सकता है। अच्छा, एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर, एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर आप फील्ड में देखा होगा आपने। अक्सर ट्रांसमीटर फिजिकली दिखने के सेम होते हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, मगर उसकी रेंज के आगे ABS लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर है। कुछ लोग जो नए होते हैं, पुराने इंडस्ट्री हम बात कर रहे हैं, जैसा कॉमन हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, मगर हम कॉमन बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हम भी कभी कभार जल्दी में चले जाते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर पे जाके हम जल्दी से उसकी रेंज चेक करते हैं और ज़ीरो करने के लिए हम उसे ट्रिम लगा लेते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर में हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि जहाँ पे हम ट्रिम लगा लेते हैं और हमारे पास 475 नहीं है और 275 जो उसको एक्सेस नहीं करता, तो वो सिर्फ रेंज को आगे पीछे मतलब रेंज चेंज कर सकते हैं, मगर ज़ीरो ट्रिम नहीं लगाता। तो उसके बाद वो एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर हमारी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं आता। तो या तो फिर फैक्ट्री रीसेट किया जाए, या 475 से उसको फैक्ट्री रीसेट किया जाए, या इतना वैक्यूम बनाया लें हम कि उसको हम ज़ीरो लगा सकें। तो उस पर थोड़ा एहतियात करना चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर पे। और कोई और दोस्त बताना चाहे इसके बारे में? अमूमन जो फैक्ट्री वाली बात बताई बिल्कुल आपने ठीक है। रोज माउंट
सिस्टम्स के अंदर जितने भी ट्रांसमीटर्स हैं उनके अंदर यही है कि उसने फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इन केस आपसे 0 ट्रिम लग जाता है तो आप उसको दोबारा उसी मोड में ला सकते हैं। ये हमारे पास 275 था, उससे फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा था, तो हम बड़े मसले में आ गए कि अभी हम कैसे कैलिब्रेट करें, क्योंकि उसकी रेंज आउट होगी, दोस्त को नहीं था पता, उसने जाके 0 ट्रिम लगा दी। अब वो हम फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं, 275 उसको फैक्ट्री रीसेट ही नहीं कर रहा, 475 हमारे पास मौजूद नहीं था। तो फिर जब 2-3 दिन के बाद आया, फिर हमने फैक्ट्री रीसेट किया। तो मकसद के ये भी एक नॉलेज आ गई हमारे पास कि जो 0 ट्रिम नहीं लगाते हम जब हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर, क्योंकि वो 14 समथिंग जो प्रेशर PSI होता है वो ऑलरेडी रीड कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि 11.9 या कुछ मिलियम्स आ रहे होते हैं, 4 मिलियम्स नहीं होता। जब ओपन टू एटमॉस्फेयर हो तो 4 मिलियम्स नहीं होते, क्योंकि वो 14 जो PSI है वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो रहा होता है। 14.7 है एट सी लेवल, जो PSI है उतना प्रेशर उसमें ऐड हो रहा होता है। और उसके बाद हमें मिलियन पेयर की जो है कंडीशन है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा ही मिलेगी। बाकी रेंज पे भी डिपेंड करता है। रेंज की अगर हमने जैसे 30 से 1000 तक रखी हुई है KPA में समथिंग में, तो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज वो आउट ऑफ रेंज भी होगा। तो वैक्यूम कंडीशन में जैसे कंडेंसर पे ज़्यादातर वूमन यूज़ किया जाता है स्टीम टरबाइन में। और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे एवेपोरेशन एरिया जितने भी है ना, प्रोसेस प्लांट की बात कर रहा हूँ, केमिकल प्लांट में वहाँ एवेपोरेशन जहाँ पे हो रही होती है, जैसे कॉस्टिक की एवेपोरेशन हो रही है, उसको जितना एवेपोरेट करेंगे पानी उससे निकाला जाएगा, पानी उससे जितना निकलेगा वो उतना ही कंसनट्रेटेड होता जाएगा। तो जहाँ इस तरह की कंडीशन आती है ना, कंडेंसेशन और अच्छा जी, ये हमने बात की मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। अभी जिस तरह 3 एलिमेंट कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि 3 एलिमेंट कंट्रोल क्या है, तो जिस तरह ये ड्रम्स के ऊपर यूज़ होता है, तो बाकी प्रोसेस के बारे में थोड़ा असद भाई बताएंगे। कोई असद भाई इंडस्ट्री से रिलेटेड पहले आप प्रोसेस कुछ बता दें कि आप क्या प्रोसेस बताना चाहेंगे, ताकि क्योंकि प्रोसेस भी आना चाहिए है ना फैसल भाई, टेक्नीशियन को प्रोसेस का पता होगा तो वो जल्दी से हैंडल करेगा ट्रबल को। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो बात करें प्रोसेस की, तो हम पावर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। पावर इंडस्ट्री के अंदर हमें स्टीम टरबाइन को रन करना होता है। स्टीम टरबाइन रन करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए हमारा लाजमी है कि कहीं पे हमें वाटर सोर्स होनी चाहिए। तो वाटर सोर्स को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बॉयलर से अंदर किस तरीके से स्टीमिंग बनाते हैं और फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को रन करते हैं, ठीक है। टरबाइन को रन करने के बाद हम जनरेटर से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिजली हासिल करते हैं। तो बेसिकली जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर तकरीबन सेम प्रोसेस है, लेकिन उनका बॉयलर शायद डिज़ाइन चेंज हो सकता है। कोई न्यूक्लियर पे हो सकता है, कोई कोल फायर हो सकता है, कोई स्टीम फायर हो सकता है, कोई कंबाइन साइकिल हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें सबके अंदर कॉमन है। उन कॉमन चीज़ों को देखें। सबसे पहले आपका आता है सी वाटर सिस्टम। सी वाटर सिस्टम के अंदर आपका CW पंप होना लाजमी है, एक चीज़। दूसरा हमारा मेन पंप आ गया आपका फीड वाटर पंप, जो किसी भी बॉयलर के अंदर हम फीड करते हैं। तीसरा हमारा आता है जिसको हम कंडेंसेट पंप भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम हॉट वेल पंप भी कहते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कंडेंसर से, अब वाटर को समझेंगे किस तरीके से हम किसी भी वाटर सोर्स से वाटर लेते हैं, उसको हम आपके बॉयलर तक पहुंचाते हैं और किस तरीके से हम उसको टरबाइन को हीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है CW पंप। CW पंप बेसिकली क्या करता है, हमारा कंडेंसर के अंदर जो आपका LP का एग्जॉस्ट बनता है उसको कूल करने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है ना, हमारा इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है कंडेंसेट पंप। कंडेंसेट पंप हम क्या करते हैं, आपका वाटर जो है, ठीक है, उसको डिफरेंट LP हीटर्स और HP हीटर्स से गुजार कर वो क्या करता है, हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और वाटर को हीट करके हमारे बॉयलर तक पहुंचाने के लिए वो काम करता है। तो इससे सबसे पहले क्या करता है, LP हीटर्स से गुजारने के बाद हम क्या करते हैं, DA सिस्टम के अंदर फेंकते हैं। अगर किसी को DA सिस्टम नहीं पता तो DA बेसिकली है हमारा कोई केमिकली मैकेनिकली जो हम ऑक्सीजन को एक्सक्लूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली मैकेनिकल हमारा डिवाइस है जिसके जरिए हम जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हम एक्सक्लूज करते हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं। अब क्या किया, कंडेंसर से
कंडेंसर पंप ने वाटर लेकर आपके डिफरेंट LP 1, 2, 3 या किसी में से 1, 2 होते हैं तो उनसे गुजारने के बाद उसने DA तक पहुंचा दिया। DA से हमारा क्या करता है, फीड वाटर पंप का काम स्टार्ट होता है। फीड वाटर पंप बेसिकली मोटर ड्राइवन भी हो सकता है, स्टीम ड्राइवन भी हो सकता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हाई स्पीड पंप है जो प्रेशर वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर, ठीक है, हमारे बॉयलर के अंदर इंसर्ट करता है। अब इंसर्ट करने से पहले दोबारा हमारा क्या होता है कि LP हीटर्स के जाने के बाद हम HP हीटर से गुजारते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर, क्योंकि कंडेंसेट पंप का प्रेशर कम होता है तो, और उसके बाद आपका HP हीटर के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होता है और हमारा क्या कहते हैं टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अब फीड वाटर पंप ने ड्रम है, किसी में ड्रम नहीं है तो क्या करता है, आपका सिर्फ वो बॉयलर तक पहुंचाने का काम है कि वो स्टीम ड्रम हो या कोई भी बॉयलर हो। फीड वाटर पंप क्या करता है, वो जस्ट बॉयलर तक पहुंचा दिया उसने। अब बॉयलर के अंदर उसके हॉट वेल बने हुए हैं, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ वेल में, ऐसे समझ लें कि आपके बॉयलर के अंदर चारों तरफ अतराफ के अंदर आपके ट्यूब्स हैं, ठीक है, लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में और रेयर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपके वो रेयर के अंदर फेंकता है। और हमारे पानी का फार्मूला है कि जैसे ही वाटर के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स स्टीम के लिए कन्वर्ट होने के लिए जा रहे हैं वो क्या होंगे, गर्म पार्टिकल्स होंगे, वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे और हमारा जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे। अब वो जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने उतना पानी गर्म करके आपके टरबाइन को, उसके अंदर जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा उस प्रेशर पे जैसे ही पहुंचेगा वो जाके आपके टरबाइन को हिट करेगा। टरबाइन हिट होने के बाद टरबाइन रोल हो गई। टरबाइन रोल होने के बाद क्या किया हमने, जनरेटर से अपने जनरेटर को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जनरेटर जब कनेक्ट होगा तो उससे क्या होगी, हमारी बिजली क्या कहते हैं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो हमारे फ्राइडे का लॉ है कि आप किसी भी मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट के अंदर आप किसी क्या कहते हैं कंडक्टर को जब आप घुमाओगे तो उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, वो जो घुमाने का काम था वो काम हमने टरबाइन से ले लिया, ठीक है। उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट बनाना था, उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसके अंदर क्या कहते हैं सोर्स डाल दी और उसके जब मैग्नेट क्या करेगा, उसको कट करेगा तो उसके अंदर से हमारी बिजली जनरेट होगी। तो ये बेसिक फार्मूला है हमारा। किसी भी पावर प्लांट को देखेंगे, डिफरेंट जहां भी कोई पावर प्लांट होगा, चाहे वो बॉयलर किसी भी तरह रन कर रहा हो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस के अंदर यही चीज होगी। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, बात करें हम कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड इदारे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान बहुत ही अच्छा जा रहा है। वो प्रैक्टिकली कराते हैं, कोर्सेज कराते हैं और फिर वो ही टेक्नीशियन बनते हैं और वो डायरेक्ट वहीं से सीख के प्लांट पे जा सकते हैं, शटडाउन वगैरह फिर प्रोजेक्ट में, मतलब उनको वहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। मोहम्मद यूसुफ शवाबी साहब मुल्तान में इनका बेहतरीन इदारा है। अगर कोई दोस्त इस तरह इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि हम भी वहाँ से पढ़ के आए, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान से बाहर भी मोहम्मद यूसुफ शवाबी साहब के शागिर्द जो हैं वो इंडस्ट्री में मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं जो कि सारे जानते हैं। तो अगर किसी दोस्त को इस तरह कोई हम सजेस्ट करें तो हम प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान का करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें कराई जाती हैं। अच्छा वैसे भाई, अगर मतलब कोई जैसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा करते हैं या DAE करते हैं, तो वो अगर जाना चाहें, ठीक है, तो उनका क्या प्रोसेस है, मतलब वो अकेडमी है, क्या है, वो कोई स्कूल है? वो जो लाहौर बोर्ड से एफिलेटेड है और वहाँ से रजिस्टर्ड है और वहाँ पे ये डिप्लोमा के बाद कोर्स कराते हैं, 1 साल की सर्टिफिकेशन है। वहाँ पे पूरी समझे इंडस्ट्री है, वहाँ पे कंट्रोल वाले हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, स्विचेस हैं, हार्ड कम्युनिकेटर, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। एक जो उनके इदारे में हर चीज़ रखी हुई है। वहाँ से वो प्रैक्टिकल, जिस तरह हम इंडस्ट्री में जाके मुख्तलिफ एरिया में जाके, जैसे एक अप्रेंटिस होता है, वो अप्रेंटिस किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके सीखने लगता है, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें, मतलब वही सारी फैसिलिटीज वो वहाँ पर उसको अकेडमी के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही बड़ा निज़ाम बना, पूरी इंडस्ट्री समझे कॉलेज में बनाई हुई है। वहाँ पे पूरा प्रोसेस सिखाते हैं, कैलिब्रेशन सिखाते हैं और जो हमारे मास्टर इक्विपमेंट्स हैं उनके पास न्यूमेटिक पंप हैं, हार्ड कम्युनिकेटर है, मिलियन सोर्स हैं, वो सारे यूज़ करते हैं। तो आप कुछ बता दें फैसल भाई, कोई इंडस्ट्री जो नए दोस्त आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए या कौन सी चीज़ बेहतर नमूने से सीखनी चाहिए ताकि आगे वो जाते ही इंडस्ट्री में
जैसे हम बात कर लें कि उसको कैलिब्रेशन आनी चाहिए, मास्टर इक्विपमेंट यूज़ करने आना चाहिए, और उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन अहम होती है। जिस तरह स्विचेस में आ गए या जो हमारे इनाल आ गए, जिस तरह ट्रांसमीटर्स की ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, फार्मूले आने चाहिए कि उनको कन्वर्ट करना, यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जिस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं उस प्रोसेस का यूनिट हमें पता होना चाहिए। मेन होता है कि यूनिट हमें आना चाहिए, हमें याद हो कि इसका कौन सा यूनिट है। कुछ ट्रांसमीटर्स बाहर में चल रहे हैं और हम कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं PSI 100 से 200 तक, वो हम PSI वहाँ बाहर यूनिट लगा हुआ है, हम जाके PSI में करके आ जाते हैं, फिर तो हमारा काम जो इंस्ट्रूमेंटेशन की वो कैलिब्रेशन आउट हो गई। तो अहम होता है कि हम ये चीज़ें नोट कर रहे होते हैं कि हमारे पास यूनिट क्या चल रहा है, और बाकी यूसेज आने चाहिए। बाकी ये है कि इसके अंदर जो एक मेन चीज़ है, जो भी नया पर्सन है उसके लिए यही सजेशन है कि वो कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों को ना पहले समझे, जिसकी उसको फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इन तमाम चीज़ों का ना उसको कॉन्सेप्चुअली बेहतर पता हो, वो आगे तो उन चीज़ों को जब वो आप इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अंदर आता है, इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो उसको इस बारे में फिर इजी होता है, काफ़ी चीज़ें समझना इजी हो जाता है उसके लिए, उसका कॉन्सेप्ट बनता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जितना भी हमारे कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारे पास फुकदान है, चीज़ें बहुत कम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम समझते हैं जो नया लड़का आ रहा है वो काफ़ी एक तो पढ़ के आता है। लूप के बारे में थोड़ा बता दें। जैसे हम कहते हैं कि अक्सर कोल्ड लूप हो गया, हार्ड लूप हो गया, ये कमीशनिंग का होता है, रनिंग प्लांट में तो नहीं होता, मगर फिर भी जो कमीशनिंग में हम कहते हैं कि जो इरेक्शन होती है कि कोल्ड लूप क्या होता है, हार्ड लूप क्या होता है। तो दोस्त अगर कोई बता दे नए लड़कों के लिए, कोल्ड लूप जैसे कि हम कंटिन्यूटी करते हैं, कोल्ड लूप में हम वायर इंस्टॉल हो गई हमारे ट्रांसमीटर पे, तो हम कंटिन्यूटी करते हैं, तो वो हमारे कोल्ड लूप होते हैं। जब हम उसको पावर अप कर लेते हैं और उसको कैलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वो हमारे हार्ड लूप होते हैं। तो जिसमें हम विलियम्स सोर्स करते हैं और हार्ड कम्युनिकेटर से कैलिब्रेशन करते हैं, तो वो हार्ड लूप कहलाते हैं। और बाकी वाइब्रेशन सबको आना चाहिए, वाइब्रेशन की कैलकुलेशन, वाइब्रेशन सेंसर का हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम शटडाउन वगैरह होता है, हाँ जी बता दें, वोल्टेज जिस तरह मेजरिंग करते हैं हम, तो प्रॉक्सीमीटर होते हैं अक्सर, तो प्रॉक्सीमीटर पे 3 कनेक्शन टर्मिनल होते हैं। एक हमारा कॉमन होता है वोल्टेज, जिसमें होता है एक कॉमन और दूसरा आउटपुट। तो जो हमारा 24 वोल्टेज माइनस 24 वोल्टेज, अक्सर हम वैसे नॉर्मली कह रहे थे 24 वोल्टेज, तो माइनस 24 वोल्टेज, तो वो हम उस पे वोल्टेज पे और कॉमन पे लगा के हम वोल्टेज देख रहे होते हैं। और जो हमारे सेंसर की आउटपुट है वो उस पे एक तो वोल्टेज पे और दूसरा आउटपुट पे जब हम लीड लगाते हैं तो हमारे पास गेट वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो ये स्केलिंग इसके बारे में आनी चाहिए। या जिस तरह हम RDD है या प्रॉक्सीमीटर है, तो उसके प्रॉक्सी जो वाइब्रेशन सेंसर हैं, तो वाइब्रेशन सेंसर की लिनियरिटी निकालते हैं। तो ये चीज़ें जो टेक्नीशियन है उनको आनी चाहिए ताकि आगे कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स के जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, वाइब्रेशन सिस्टम को जो उसका जो उसको उसकी लिनियरिटी को चेक करने का जो इक्विपमेंट है, TK3 हो गया, TK3E हो गया, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह यूज़ करना है, किस पार्ट को किस मकसद के लिए यूज़ किया गया है, उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं। उससे आप कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर कर सकते हैं उस सिस्टम TK3 के अंदर के है। और बाकी वोल्टेज लेवल है, वोल्टेज लेवल के अलावा फिर कुछ इस तरह के प्रॉक्सीमीटर भी जी ने बेंटली नवाडा ने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर 420 मिली एम्पियर भी वो जनरेट करते हैं प्रॉक्सीमीटर्स। और इसके अलावा जो प्रॉक्सीमीटर के अलावा जो इक्विपमेंट है जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, वेलोसिटीमीटर्स हो गए, वो सिस्टम्स में पंप्स पे उनमें लगे होते हैं उसकी एक्सियल रेडियल मूव उसकी वाइब्रेशन चेक करने के लिए। तो उन इक्विपमेंट्स का भी पता होना चाहिए। सिर्फ उसको चेक करना नहीं आना चाहिए, उसके बदले में कि इसकी लूप मुझे जो पूरा सिस्टम है उसको किस तरह चलेगा, कहाँ तक जाएगा, पूरी लूप का क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल वो चीज़ें। हाँ, जैसे अगर कोई जिस तरह हम सवाल करें कि एक हमारा वाइब्रेशन सेंसर है और उसकी आउटपुट नहीं आ रही या फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें,
तो हम लूप कैसे चेक करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि लूप हम सबसे पहले हम जैसे हम पहले तो प्रॉक्सीमीटर पे जाएंगे, उसके वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आ रहे हैं तो पूरे आ रहे हैं या नहीं कम ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम सेंसर चेक करते हैं, टिप या कुछ सेंसर जो कि इंसर्ट होते हैं वो तो हम चेक नहीं कर सकते, मगर उनकी रेजिस्टेंस लेके वो वेरीफाई कर रहे होते हैं कि सेंसर हमारा सही है। उसके बाद फिर उसकी आउटपुट देखते हैं, फिर मार्शलिंग में जाके उसको देख लेते हैं, फिर वो कार्ड्स आ गए, कार्ड्स पे चेक करते हैं। तो वाइब्रेशन सेंसर में कुछ होते हैं, जैसे हम बात करें रेडियल, एक्सियल और की फेजर हो गया। उसके बाद सिस्मिक वाइब्रेशन पूरा यहाँ पे थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं। तो सिस्मिक जो कि बॉडी की वाइब्रेशन, जो केसिंग की वाइब्रेशन होती है वहाँ पे ये लगाए जाते हैं अक्सर केसिंग के ऊपर, तो वो सिस्मिक वाइब्रेशन प्रॉब यूज होते हैं। बाकी जिस तरह टरबाइन में डिफरेंशियल एक्सपेंशन आ गया, HP, LP, तो इनके बारे में भी नॉलेज मुझे तो जब मैंने काम किया टरबाइन पे, जब हम काम मिला तो मुझे फिर पता चला कि इसकी कैलिब्रेशन या इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है, एडजस्टमेंट्स किस तरह की जाती है। कैलिब्रेशन तो हम वैसे नाम देते हैं, जैसे एडजस्टमेंट होती है। तो जो डिफरेंशियल एक्सपेंशन, LP डिफरेंशियल एक्सपेंशन और HP डिफरेंशियल एक्सपेंशन किस तरह सेट किए जाते हैं, तो मुझे तब पता चला, और ये प्रैक्टिकल के बाद ही पता चलता है। तो हम जैसे नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि ये चीज़ें भी होती हैं वाइब्रेशन में। इसकी वीडियो हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे, तो वाइब्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह इसकी एडजस्टमेंट की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक और ये क्रिटिकल भी है, इस पे हर बंदा काम भी नहीं करता। बिल्कुल। हम जब UAE में दास आइलैंड में काम कर रहे थे तो यकीन करें कि वहां पे उन्होंने बैरिकेड कर दिया कि जो वाइब्रेशन के बंदे जस्ट वो जा सकते हैं कंप्रेसर एरिया, उनके टरबाइन एरिया में, बाकी बंदों को अलाउ ही नहीं था। जो बंदे वाइब्रेशन का जानते हैं वो टेक्नीशियन इंसर्ट हो सकता है उस दायरे के अंदर, बाकी देख भी नहीं सकता कि किस तरह हो रहा है। बेरिंग्स के ऊपर वाइब्रेशन क्या कहते हैं, टेम्परेचर का इस तरह सेंसर लगे होते हैं, बेरिंग टेम्परेचर, तो RTD यूज करते हैं वहाँ पे अक्सर, क्योंकि RTD यूजर ने थर्मोकपल नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। कोई दोस्त इसके बारे में अगर बता दे तो फैसल भाई बता सकते हैं। थर्मोकपल इसलिए थर्मोकपल यूज नहीं करते क्योंकि EMF जनरेट हो रहे होते हैं, क्योंकि वो टरबाइन तो रोटेट हो रही होती है। जनरेटर साइड पे अमूमन हम ये करते हैं कि जो हम थर्मोकपल वहाँ यूज़ नहीं करते, वहाँ RTD ही यूज़ करते हैं। एक तो ये कि जो वो जनरेटर की जो आउटपुट है वो मिलीवॉट्स में होती है, और इंटरफेरेंस अलग से नॉइस उसमें जनरेट होती है वोल्टेज की, तो हमें एक्चुअल उसका टेम्परेचर नहीं मिल पाता जो कि होता है, जो कि उस वेरिएशन की वजह से हम क्या करते हैं फिर RTD यूज़ करते हैं। RTD के लिए भी एक डिज़ाइन होता है, RTD ये नॉइस का फैक्टर आता है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए इसको डबल लेयर्स में इसके अंदर वाइंडिंग का सेटअप किया जाता है। वाइंडिंग ख़ुसूस तौर पर वाइंडिंग के लिए डबल लेयर में वो बनाई जाती है, तो उस इफेक्ट को ख़त्म उससे भी किया जाता है। RTD में होता नहीं है, लेकिन उसके मोर मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि जनरेटर में वोल्टेज लेवल हाई होता है, तो उस कंडीशंस को, तो उसमें एक उसकी लेयर्स के मीका के नाम से बनाई जाती है, वो मूव लगाई जाती है। मीका कंपनी नहीं है, मीका एक डिज़ाइन है, उसको डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ तरीक़ेकार, वो आप प्रोसेस कंडीशंस के लिहाज से डिज़ाइन करते हैं, मुझे किस तरह होती वो RTD है। सही। अच्छा, एक जैसे केबल का हम कहें कि जैसे लगा हुआ है तो हम केबल को वेरीफाई करना है, फर्ज करें कि कोई हमारा सिस्टम में फ्लक्चुएशन आ रही है, अब जस्ट केबल की बात करें, बाकी नहीं कर रहे, हम केबल को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो केबल को वेरीफाई करने के कुछ स्टेप्स होते हैं कि जैसे केबल हम पहले तो पावर कट ऑफ कर लें उसके बाद हम मल्टीमीटर से उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ग्राउंड के साथ भी उसकी कंटिन्यूटी करते हैं, और आपस में भी कंटिन्यूटी करते हैं, और शील्ड के साथ भी। तो अगर वो हमें ओपन मिले और नॉर्मल मिले तो फिर उसके बाद फिर हमारा आ जाता है मेगरिंग कि मेगर लाजमी करते हैं, हमें पता चले कि कहीं इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है। मेगर का तरीकेकार भी आप बता दें, वैसे ही आप बता दें कोई फैसल भाई। मेगर का तरीकेकार भी यही है कि उसमें आप एक तो वोल्टेज दोनों वायरों को आपके दोनों साइड ये होना चाहिए, जब वोल्टेज दे रहे हो तो ओपन होना चाहिए। सबसे पहला जो मेन चीज़ है ना, वो ओपन होना चाहिए। एक जहाँ सोर्स दे रहे हैं और जहाँ इंजेक्टिंग हो रही है वो साइड आपकी ओपन होनी चाहिए। वो JB हो सकती है, वो ट्रांसमीटर हो सकता है, वो कोई भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है।
एक चीज़ ये, दूसरा ये कि फिर आपने उसको जब चेक कर लिया उन दोनों वायरों को, फिर 1 बाय 1 वायर को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेक कर लें। उसमें अगर आपको ये प्रॉब्लम मिलती है कि हाँ ये वाकई वोल्टेज मेरे उससे क्या नाम है शॉर्ट होकर वापस वोल्टेज उसी लेवल पे आ रहे हैं, तो या फिर वोल्टेज उसमें क्या हो वोल्टेज लेवल आपके इसमें हम वैसे तो मेगर से हम कंटिन्यूटी उसमें जो ओम्स हैं रेजिस्टेंस वो देखते हैं कि कितनी आ रही है। वो एक वोल्टेज लेवल हमने सिलेक्ट किया होता है, वो वोल्टेज उसके जो हम इंजेक्ट करते हैं, वो इंजेक्शन की आप बात करें तो वो इंजेक्ट करने के लिए वो 250 हो सकते हैं, बिल्कुल कहीं 500 होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू केबल होता है, केबल की कितनी बर्दाश्त है और केबल हम किस पर्पस के लिए यूज करें, तो उसके हिसाब से ही फिर हम मेगर के वोल्टेज सेट करते हैं। उसके बाद फिर जब मेगर कर लिया तो केबल्स जो दोनों सिरे एंड जो हैं वो ग्राउंड किए जाएंगे ताकि उसके अंदर जो रेजिडुअल कोई वो लेवल है, कोई करंट है तो वो ग्राउंड हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो नए दोस्त, क्योंकि हम अक्सर नए दोस्तों की जो शेयरिंग है हमारी नॉलेज वो हम शेयर कर रहे हैं इसीलिए ताकि नए लोगों को, नए दोस्तों को पता चले कि जो भी हम काम करते हैं सबसे पहले हम सेफ्टी का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो हम काम करने जा रहे हैं कोई इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद इक्विपमेंट को करना है, बाकी दोस्त भी हैं, तो सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल किया जाए। आइसोलेशन अहम होती है कि आइसोलेशन उसकी सही प्रॉपर की जाए, कि ऑपरेशन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद फिर हम भी और परमिट तो अहम होता है कि परमिट सबसे पहले लिया जाता है। आइसोलेशन की जो वेरिफिकेशन है वो आप सिर्फ ऑपरेशन पे ना छोड़े, वो खुद भी वेरीफाई करें कि क्या उसने प्रॉपरली हर चीज़ आइसोलेट कर दी है। उसके बाद ये आप किसी रोटरी इक्विपमेंट पे या कोई प्रोसेस रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगा उसको उस पर काम करने से पहले आप देखें कि भाई उसने मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन मुकम्मल कर ली, फिर ही आप परमिट में साइन करें या उसको परमिट को रिसीव करें, क्योंकि आप पहले वेरीफाई करें फिर ही आपको, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मैंने जिस चीज़ पे काम करना है उसमें कितना सेफ है, क्या वो सेफ़ है या नहीं है सेफ़, उस कंडीशंस के लिहाज से आपने देखना है। और खासतौर में तो कहता हूँ जब अस्कर भाई जैसे हम वोल्टेज की बात करें तो जब भी हम किसी चीज़ पे 220 वाली चीज़ पे काम करने जाते हैं, चाहे ऑपरेशन ने या इलेक्ट्रिकल वालों ने ब्रेकर बंद भी कर लिया, तो हम काम करने से पहले हम मल्टीमीटर से वोल्टेज लाजमी चेक करेंगे। बिल्कुल। कि क्या पता कि जो उसका टैग है वो गलत हो गया हो और कोई आ जाता है, इत्तेफाकन हो जाती हैं चीज़ें, तो मल्टीमीटर से हम वेरीफाई करते हैं। ऐसे ही है, अक्सर इस तरह की मिस्टेक हो जाती है की तरफ से, अगर हम उनके ऊपर सिर्फ रिलाई करें, उन्होंने पता नहीं कौन सा ब्रेकर बंद कर दिया हो, या अगर टैग की मिस्टेक हो जाए कि कहीं पर डबल टैग लगे हों और उसने मिस्टेकली एक जगह से ऑफ कर दिया, दूसरी जगह से भी कहीं से इसको सोर्स हो रही हो, क्योंकि उनके पास परमिट भी बहुत सारे बहुत एरिया के होते हैं, हो सकता है वो ऑपरेटर किसी और एरिया का और हमें बता जैसे उसे भी ना पता चले कि ये किस एरिया पे काम करने आए हैं। इसी तरह होता है। तो ये कि वोल्टेज चेक करने का ये फायदा होता है कि एक तो आप मतलब 100% श्योर हो जाते हो कि यार ये डेड है, और अक्सर परमिट के अंदर भी लिखा जाता है, हालांकि वो बंद करके देते हैं, आइसोलेशन करके देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई डेट श्योर कर लें, आप खुद चेक कर लें, ठीक है, तो वो करना ज़रूरी है। तो इसके बगैर कभी भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। बाकी दोस्त इंशाल्लाह मज़ीद हम वीडियो बनाएंगे, ये हम ऐसे ही बैठे हुए थे आपस में, तो दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हम इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि बाकी जो दोस्त हैं इंडस्ट्री में उनको भी पता चले, और इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं बताने में, क्योंकि फेस टू फेस बात करना, प्रैक्टिकल करना, फिर वैसे ही बताना, उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमारे साथ फ़हीम भाई मौजूद है, तो फ़हीम भाई भी कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम सत्तार, मैं भी जो है ना ट्रेनी टेक्नीशियन हूँ इनके साथ ही, सीनियर्स के साथ ही। तो ये इस वीडियो के थ्रू और बाकी जो है ना प्लांट साइड पे भी बहुत चीज़ें जो है ना मुझे सीखने का मौका मिल रहा है इनके साथ, और बाकी इनका जो यूट्यूब चैनल है इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट, तो इसे लाजमी देखिएगा और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी नॉलेज के हवाले से ये है कि मैं जो है ना इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बाकी मैं भी मतलब जूनियर लेवल का हूँ, तो बाकी हम एक ही मतलब प्लांट में होते हैं हम सब, ये सब मेरे सीनियर हैं। नहीं ऐसे नहीं है अस्कर भाई, हर बंदा ऐसे ही सीखता है, तो हम भी इसी तरह पहले सीखते थे और इस तरह ही बंदों अपने दोस्तों से सीख के ही बंदा आगे बढ़ता है। ये आपकी मेहरबानी कि आप हमें सीनियर कह रहे हैं, हम कोई सीनियर नहीं है, हम भी आपकी तरह ही जूनियर हैं, तो हम कोई सीनियर नहीं है। वैसे हमारे लिए तो सीनियर आप हैं, मगर आपने हमें अपने आप को जूनियर कह दिया तो हमने भी जूनियर ही कह दिया, तो आपस में ऐसे ही होता है।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।